लेक्चर में जो फॉरेस्ट स्टार्ट किया था उसमें से फॉरेस्ट से रिलेटेड हम लोग फॉरेस्ट का डिफिनेशन देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक बचा था वो था इंडिया के जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, ठीक ना, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करना कि क्या फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है और उसमें क्या किस स्टेट में क्या है। तो थोड़ा सा उसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि है क्या। कि इंडिया का जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है। 2023 इसलिए क्योंकि ये जो जो इंडिया का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है हर दो दो साल पर आता है, ठीक ना। 2 साल पर आता है। आप देख रहे हैं कि बाइनियल है और एवरी 2 ईयर पर ये पब्लिश किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक बॉडी होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। आप इसको देखिएगा, ये क्या करता है, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करता है, ये सर्वे करता है, ठीक ना। इसका फंक्शन ये है। बात है कि ये 2 साल में रिलीज करता है। तीसरी बात ये भी है कि ये इसका जो डेटा जो थी पब्लिश होता है वो एक सैटेलाइट के द्वारा पब्लिश थी लिया जाता है। तो सैटेलाइट जो होता है उस सैटेलाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिसोर्स साइट। क्या बोलेंगे, रिसोर्स साइट बोलते हैं, सॉरी, रिसोर्स साइट टू जो हो उससे हम लोग डेटा लेते हैं। मतलब एफ एस आई जो है उससे वहां से डेटा लेता है और आपको रिपोर्ट बताता है कि कहाँ पर किस राज्य के अंतर्गत और कहाँ पर क्या है। मतलब तो ओवरऑल फॉरेस्ट का डेटा इकट्ठा करता है। ये डेटा जो आता है बाइनियल होता है। अब बात करते हैं कि जो भारत के अंतर्गत जो फॉरेस्ट है, ठीक ना, उससे रिलेटेड क्या है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कि जो टोटल जो कवरेज है फॉरेस्ट का 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग वो है आपका 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में है, ठीक ना। जो कि भारत का जो टोटल एरिया है उसका एरिया का 25% लगभग 1/4 एरिया में क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक ना। 1/4 एरिया में लगभग फॉरेस्ट है और ट्री कवर दोनों मिलाने के बाद, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिलाने के बाद है, ठीक ना, भारत के अंतर्गत। जिसमें से अगर स्पेशली फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो 21% के आसपास है। यानी कि 7,15,343 किलोमीटर के एरिया में क्या है, आपका फॉरेस्ट कवर है। 1,12,000 जो 14 किलोमीटर का एरिया है, यानी कि 3.4 के आसपास वो एरिया के लगभग उसमें ट्री कवर है। ट्री खाली यानी कि पेड़ है, ठीक है ना। फॉरेस्ट और ट्री में अंतर होता है। ट्री कहीं भी जो वृक्ष बोलते हैं गांव में पेड़ लगा होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ट्री का जो कवर है ये इतना किलो के में एरिया में मीटर में है। एक होता है मैंग्रोव जो कोस्टल एरिया में आप देखिएगा, ठीक ना, जो कोस्टल एरिया होता है आसपास का या जहाँ पर जलाशय होता है बड़ा वाला, तो उसके आसपास में भी ये चीजें आपको दिखने को मिलता है, मैंग्रोव वगैरह होता है। तो मैंग्रोव का 4 लाख, सॉरी 49,000 कह सकते हैं या 49 किलोमीटर के आसपास के एरिया में है। अब दूसरा का एक बात ये हम भी देख लेते हैं कि 2001 का जो फॉरेस्ट सर्वे का जो रिपोर्ट था, ठीक ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और 2023 का जो है, एक और बात याद रखें कि 2023 वाला अब जो है ना लेटेस्ट अपडेट आने वाला है। आज जनवरी हो, जनवरी आपका अब एक कल तो हो ही जाएगा। जनवरी उसके मतलब आपका मार्च तक आ जाएगा 2025 का रिपोर्ट, ठीक ना, 2025 का, क्योंकि हर 2 साल पे होता है तो 25 का रिपोर्ट आने वाला होगा। तब का मार्च तक ये दूसरा रिपोर्ट आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि 2021 में फॉरेस्ट टोटल क्या था, तो 24% था। देख रहे हैं ना, 24% समथिंग, जिसमें ट्री प्लस ट्री कवर। अब 2023 के अंतर्गत ये रहा 25%, मतलब 1% के आसपास ग्रोथ हुआ है। 8%। उस तरीके से अगर नेट फॉरेस्ट कवर की बात करें, फॉरेस्ट कवर की बात करें, तो फॉरेस्ट कवर 21% था। 21 दशमलव इतना लगभग, मतलब समथिंग ग्रोथ किया है, 0.5 ग्रोथ किया है। और देख रहे हैं कि नेट जो ट्री कवर है, ट्री कवर का 2.91 था, अब यहाँ पर 3.41 है। मतलब कि हमारे यहाँ जो ट्री का जो कवर बन रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है जब फॉरेस्ट एरिया का, तो वो ट्री कवर में ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। ट्री कवर, क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया घट रहा है, ट्री कवर का ट्री एक कहीं भी लग जाता है ना, आपके घर के आसपास में भी लग जाएगा या फिर आपका जो फील्ड फार्म होता है वहां पर भी ट्री कवर हो जाएगा। तो ये चीजें दिखने को मिल जाता है। बात करें अगर कि मैंग्रोव वाला इलाका, तो मैंग्रोव का कितना था,
4999 किलोमीटर के स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं, घट रहा है। मतलब कि जो मेनलैंड है इंडिया का और कोस्टल एरिया है, तो मेनलैंड के अंतर्गत में भी हो सकता है कि डिक्रीज करे, बट कोस्टल एरिया वाला भी थोड़ा बहुत हो सकता है डिक्रीज। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव घट रहा है, ट्री कवर राइज किया है और फॉरेस्ट कवर थोड़ा सा राइज किया है 5 के आसपास। अगर हम लोग बात करें कि भारत में जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर की आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग फॉरेस्ट कवर की बात करें, लोग ट्री कवर की नहीं, अलग अलग अभी देख रहे हैं। तो आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं एरिया वाइज, एक परसेंटेज वाइज होता है। एरिया कहना और परसेंटेज कहना दो अलग अलग चीज है। एरिया का मतलब हुआ कि जैसे मान के चले कि कोई रीजन है, ठीक ना, ये एक कोई रीजन हो गया और इसका कुछ एरिया होगा, ठीक ना। तो कुछ जब एरिया होगा और तो कुछ एरिया में क्या होता है कि अब मान लीजिए कि इसका एरिया 100 किलोमीटर हो गया, और 100 किलोमीटर हो गया ना, 100 किलोमीटर स्क्वायर का, तो इसमें क्या हो गया, अब मान के चलिए कि 50 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में पेड़ हो गया ना। तब यहाँ से पता चल रहा है कि इस तरीके से है। अब होता है कि परसेंटेज वाइज, यही जब अलग अलग रीजन के हिसाब से परसेंटेज निकाला जाए, तो ये अगर 100 किलोमीटर है, तो ये 50 किलोमीटर में क्या है, आपका वो फॉरेस्ट है, 100 किलोमीटर का दायरा है। यहाँ से ये हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या आ जाए कि हमारे 50% एरिया में क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट है। मतलब फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज ये डेटा आपका बढ़ सकता है, और एरिया वाइज हो सकता है कि किसी किसी का घट भी जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसका एरिया होता है और उसके अंदर जो कवर होगा वो अलग होगा। तो अब आ रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया वाइज क्या है, फॉरेस्ट कवर है। दूसरा का बात बोले तो अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। एक याद करके रखिएगा, अगर इस तरीके से इसको एनालाइज करना है, तो ma.com कहाँ है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये 5 स्टेट है जहां पर आपका देखिएगा कि एरिया वाइज क्या हो रहा है, एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर जाते हैं। अब अगर हम परसेंटेज वाइज अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा मतलब लक्षद्वीप का जितना एरिया है, उसका जो एरिया का 91% एरिया में वो क्या है, फॉरेस्ट है, 91% एरिया में। मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम की जितना भी एरिया है उसमें 85%, ठीक ना, 85% एरिया में क्या है वहां पर, अरे क्या हो गया, सॉरी, 85% एरिया में हम लोग, अच्छा यहाँ से आ जाएगा। तो ये आप हम लोगों ने देखा कि क्या मिजोरम के 85% एरिया में क्या है, फॉरेस्ट है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार में 81%। आप एक चीज और देखिए कि जो अगर यूटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो यूटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, यूटी के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप में। अगर स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो स्टेट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ है, मिजोरम में। और अंडमान निकोबार भी क्या है, एक यूटी है। तो आप देख रहे हैं कि एरिया में सबसे, स्टेट के अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मिजोरम में, यूटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में। अब आ रहा है बात की ट्री कवर, कि सबसे ज्यादा ट्री कवर कहाँ है। तो ट्री कवर का जो पैचेज दिखेगा वो आपके महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में, सब एरिया वाइज की ट्री कवर है। अगर यही चीज अगर हम लोग परसेंटेज वाइज में देखें, तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, लगभग 18% ट्री है। मिजोरम में 11% के आसपास है, अंडमान निकोबार में आपका, अंडमान निकोबार में 7% के आसपास है। तो ये इस तरीके से दिखा, अगर हम दोनों को समराइज कर दे, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, तो यही डेटा आपको मिल जाएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ये महाराष्ट्र, ये एरिया वाइज है लार्जेस्ट फॉरेस्ट। और ये टॉप स्टेट में लक्षद्वीप सबसे, ये यूटी हो गया, ये स्टेट हो गया। ये ध्यान में रखने वाला है कि आप देख लीजिए एरिया वाइज मध्य प्रदेश है, उसके बाद ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही याद रखिएगा ma.com, मैंने बोला ma.com, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इस तरीके से क्रोनोलॉजी है। अब अगर हम लोग बात कर ले मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट, डिक्रीज कहाँ किया गया सबसे ज्यादा है अगर देखा जाए, तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में। कहाँ सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ किया है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत।
ठीक ना। सबसे ज्यादा अगर कहीं सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में। दूसरा नंबर सबसे ज्यादा कर्नाटक में। और तीसरा नंबर पे आपका है लद्दाख में। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ ज्यादा होगा वहीं पर ना उसका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में ज्यादा था फॉरेस्ट, मिजोरम में वाइज सबसे ज्यादा है, क्योंकि परसेंटेज वाइज दिख रहे हैं। उसका जितना एरिया है उसमें उसका कितना है, 82 दशमलव कर रहे हैं, सॉरी, 85 दशमलव के आसपास उस वहां पर क्या है, फॉरेस्ट है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के, अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो उसको जितना उसका एरिया है उसके आप देख रहे हैं कि 77,000 किलोमीटर के आसपास के एरिया में उसका क्या फॉरेस्ट है। आइए अगर आप उस तरीके से देखने लगेगा तो सब जितना आपका मिजोरम का एरिया है, जितना मिजोरम का एरिया है उतना तो फॉरेस्ट कवर अकेले वहां का है, मध्य प्रदेश का। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एरिया और परसेंटेज में क्या अंतर है। सॉरी। अगर हम लोग डिक्रीज की बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा कहाँ डिक्रीज किया है, कहाँ इंक्रीज किया है, तो सबसे ज्यादा कहाँ डिक्रीज किया है? मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर कर्नाटक में। थर्ड नंबर पर लद्दाख वाला रीजन हो गया। अब फोर्थ वन जो रीजन है वो ये, सॉरी, नागालैंड में डिक्रीज किया है। अब अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ किया है, तो इंक्रीज के नंबर पर मामले पर छत्तीसगढ़ है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। दूसरा नंबर पर यूपी। तीसरा का नंबर पर उड़ीसा। और फोर्थ नंबर पर आपका ये राजस्थान। तो क्योर हो गया। डिक्रीज के मामले में अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया, और ये कर्नाटक हो गया। थर्ड नंबर पर लद्दाख हो गया, और उसके बाद नागालैंड हो गया। तो ये इस तरीके से आप थोड़ा सा रिकॉल करके रख सकते हैं कि क्या है। ऐसे क्रोनोलॉजी थोड़ा बहुत अगर याद रहे तो मे भी ठीक है, बट नॉट नेसेसरी कि हम इसको रट के ही रखें। एक चीज होता है कार्बन स्टॉक, थोड़ा समझना जरूरी है। ये कार्बन स्टॉक क्या होता है? कार्बन स्टॉक कहने का मतलब ना कि वातावरण में क्या होता है कि CO2 ज्यादा होता है, ठीक ना। कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे को क्या चाहिए? CO2 चाहिए ना। CO2 क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। जब CO2 ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो कितने, जैसे कि पेड़ पौधा है, अब पेड़ पौधे करते क्या है कि CO2 ऑब्जर्व होते हैं, इसमें लगभग इतना बिलियन टन CO2 को ऑब्जर्व करके रखा है जो हमारे फॉरेस्ट पर है, एज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। उसी तरीके से करंट प्रोग्रेस में देखें कि जो एडिशनल कार्बन सिंक जो हुआ है 2.29 बिलियन टन के आसपास हुआ है। हमारा टारगेट क्या है कि इसको ग्रोथ करके कहाँ लेके जाए, लगभग कोशिश करें कि हम 3 बिलियन टन के आसपास 2.5 से लेकर 3.0 तक की इस टारगेट को अचीव किया जाए। तो कार्बन स्टॉक कहने का मतलब कि CO2 कितना पेड़ पौधा में ऑब्जर्व करके रखा हुआ है, ठीक। तो उसी को कहा जा रहा है कि ये है। अच्छा, CO2 का अपना इम्पोर्टेंस है, आप एक बार इसको सर्च करके देख लीजिएगा कि क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आ रहा है कि कुछ रिपोर्ट है जो कि जानना जरूरी है इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। देख लीजिए, ये PMF का डेटा है। हम लोगों ने PMF से डेटा लिया है, वहां से फोटो से ले लिया। बात आ रहा है कि जो कोई भी रीजन होता है, मान लीजिए इंडिया है, ठीक ना, उसको अगर सर्वाइवल होना जाए, मतलब वहाँ के इकोलॉजी को बेस्ट होना जाए और सही रहे, तो उसके लिए उस एरिया का 1/3 इलाका पर फॉरेस्ट होना चाहिए। कोई भी रीजन है और उसको इकोलॉजिकली हो, इन्वायरमेंटली हो, अगर वो वायबल होना चाहता है तो उस एरिया को 1/3 इलाका में क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। बट अभी देख रहे हैं कि इंडिया में ओवरऑल अगर फॉरेस्ट की मात्रा किया जाए तो 25% के आसपास है। तो ये क्या है, अभी हम लोग क्या है, जो रिक्वायरमेंट डेटा है उससे हम लोग बहुत पीछे हैं। तो कोशिश यही है गवर्नमेंट का कि हम लोग 33% के आसपास फॉरेस्ट कवर बढ़ाए, प्लस में ट्री कवर दोनों को मिलाकर। अगर बात हम लोग करें कि जो 19 स्टेट और UT है, उसमें 33% जो डेटा होता है वो अचीव कर चुका है, ठीक ना। लेकिन 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहाँ पर है 75% फॉरेस्ट कवर है, ठीक ना। टोटल अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर की जो नॉर्थ ईस्ट में बोले तो 67% के आसपास रीजन जो होता है, तो उसमें क्या है, ट्री कवर है।
किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला में। आप याद रखिए हम लोगों ने बोला कि इस तरीके से परसेंटेज वाइज कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए किसी भी टेरिटरी को या रीजन को बायोबॉल होने के लिए इन्वायरमेंटली तरीके से। अब आ रहा है कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाला में हम लोग देख ले, कुछ ऐसे भी है स्टेट है जहां पर फॉरेस्ट ट्रेंड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा फॉरेस्ट है तो वहां तो डिक्रीज करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मिजोरम के, एक तो अच्छा खासा वहां पर फॉरेस्ट रिजर्व है, बट वहां पर क्या हो रहा है? डिक्रीज होने के बजाय वहां पर इंक्रीज किया है, तो भी आपको चीजें देखने को मिलता है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की अगर बात करें तो इसका लेकर डिफिनीशन दिया गया है, और डिफिनीशन किस तरीके से दिया कि कैनोपी के अकॉर्डिंग दिया गया है। कैनोपी के अकॉर्डिंग कोई भी ट्री होता है ना, ट्री का डेंसिटी जो वेजिटेशन होता है, पेड़ पौधा है, उसका ट्री का जो पतिया होता है उसका डेंसिटी के हिसाब से उसका डिसाइड किया गया है कि कहाँ पर फॉरेस्ट होगा। तो फॉरेस्ट का डिफिनीशन क्या है कि अगर वो जो एरिया अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, साथ ही साथ जो ट्री का वहाँ का जो पैचेज है वहाँ का डेंसिटी जो कितना हो 10% से ज्यादा हो, ठीक ना, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। अब आ रहा है कि इसका कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है। तो ओपन फॉरेस्ट किस एनओपी के हिसाब से किया गया है। पीछे में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि क्लासिफिकेशन किए थे, दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था, एक तो कैनोपी के अकॉर्डिंग और दूसरा जो अपना क्लासिफिकेशन था रेनफॉल के अकॉर्डिंग, दो तरीके का था। अब हम लोग जो देख रहे हैं कैनोपी के अकॉर्डिंग जो ओपन फॉरेस्ट होता है, तो ओपन फॉरेस्ट में कैनोपी का डेंसिटी कितना होनी चाहिए? 10 से 40%। अगर 10 से कम हो जाएगा तो फॉरेस्ट होइबे नहीं करेगा, इसलिए 10 से 40% के बीच में होना चाहिए। अब बात हो रहा है कि डेंस फॉरेस्ट का जो कैनेपी का डेंसिटी होना चाहिए कि 40 से 70 के बीच में होना चाहिए। 70 से एबव और 70 के क्लोज रहेगा तो हम कहेंगे कि वेरी डेंस टाइप का जो फॉरेस्ट है। तो ये तो अपना क्या रहा? फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का डेफिनेशन रहा, ठीक ना। ऐसे भी हम लोगों ने देखा था कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का, उसने डिफाइन किया था कि एरिया कितना होना चाहिए, हाइट कितना चाहिए, कैनोपी का डेंसिटी कितना होना चाहिए। उसने एरिया 0.5 हेक्टेयर लिया था, साथ ही कैनोपी का डेंसिटी 10 से ज़्यादा लिया था, और हाइट जो ट्री का होना चाहिए था उसके हिसाब से 3 से 5 मीटर के आसपास या उसको कंसिडर किया था। तो ये वहां पर क्या रहा था? डिफिनीशन था। अब थोड़ी सी बात कर रहे थे कि भारत में जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव जो कि कोस्टल इलाका में हम लोगों ने स्पेशली बात किया था कि, और साथ ही साथ जहाँ पर झील जलाशय वगैरह हो, तो आप उस चीज को वहां पर देख सकते हैं कि मैंग्रोव का डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि सुंदरबन वाला हो गया इलाका, ठीक ना। उसी तरीके से बहुत सारे जैसे चिल्का हो गया, सुंदरबन हो गया, और भी जहाँ पर लेक्स वगैरह है, जलाशय है, आप वहां पर इस चीज को देख सकते हैं। बात आ रहा है कि जो भारत में मैंग्रोव का जो एरिया है कितना है? 4,900 4,991 है, ठीक ना, लगभग। ये डेटा डिक्रीज हुआ है कंट्री का जो टोटल एरिया, क्योंकि जो 11-21 का जो डेटा था उसमें 99 था, यहाँ पर देखिएगा 4999 था, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल जो मैंग्रोव का एरिया है डिक्रीज हुआ है। बात करें कि सबसे ज्यादा अगर डेटा के हिसाब से देखा कि सबसे मैंग्रोव कहाँ है, तो आपको दिख रहा है कि वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आपको क्लियर होगा कि सुंदरबन वाला जो इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव है। सेकेंड नंबर पर अगर डेटा देखा जाए तो आपको मिल जाएगा कहाँ पर? सेकेंड नंबर पर आपका जो डेटा है वो है गुजरात वाला इलाका। दूसरा नंबर पर गुजरात है। फर्स्ट आपका बंगाल, दूसरा नंबर पर गुजरात, थर्ड वन अगर देखा जाए तो वो है आपका अंडमान निकोबार, फोर्थ नंबर पर है आंध्र प्रदेश, और फिफ्थ वन अगर देखें तो फिफ्थ, ऐसे चार डेटा है तो पर्याप्त है, क्योंकि वहां से एनालाइज हो जाता है कि ये जो माल आप देख रहे हैं कर्नाटक का, सॉरी, जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र का, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र का जो कोस्टल इलाका है फिफ्थ नंबर पर आपको दिख रहा है। छठा नंबर पर उड़ीसा वाला जो इलाका है वो दिख रहा है। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा देख लेंगे कि कहाँ पर कहाँ ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा सुंदरबन, मतलब वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पर जो गुजरात वाला इलाका है, गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका हो गया, खंभात की खाड़ी हो गया, ये सब जो इलाका है, और साथ ही साथ आप जो रन ऑफ कच्छ होता है उस इलाके के जो कोस्टल इलाका वहां पर भी आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि क्या है मैनग्रोव का एरिया टोटल। आपको ये भी पता होगा हम लोग पीछे में बात किया था कि मिस्टी ऑर्गेनाइज थी, एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो रहा इंडिया का जो कुछ थोड़ा मोटा
मतलब थोड़ा मोटा जो हम लोग कहें कि जो रिपोर्ट होता है उसको समझे कि क्या है थोड़ा बहुत। लेकिन जो अपना जो मेजर जो हम लोगों का अपना टॉपिक है जिस पर हम लोगों को बात करना है, टॉपिक ये है कि बिहार के अंतर्गत फॉरेस्ट क्या है। तो बिहार के अंदर जो फॉरेस्ट इलाका है थोड़ा सा अगर देख लें, तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कहीं फॉरेस्ट दिख रहा है डेंस वाला कुछ कैनोपी के हिसाब से, तो बेतिया में दिख रहा है। दूसरा कोई इलाका दिख रहा है तो आपका कैमूर वाला इलाका दिख रहा है। आप देख रहे हैं ना कितना एरिया है उसका इतना इलाका में। और वहीं आप देखिएगा कि वेरी डेंस टाइप का फॉरेस्ट है जब वो बेतिया है यहाँ से ऐसे करके बेतिया का जो आप हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टर्शियरी पीरियड में जो शिवालिक वाला जो फॉर्मेशन हुआ, तो कुछ जो पार्ट है शिवालिक का आपका बिहार में भी बेतिया में पड़ता है। बेतिया में जब हम लोग पढ़ रहे थे रामनगर दून, ठीक ना, हरहा वैली और तीन सोमेश्वर की श्रेणी, तो तीनों जो रीजन पड़ रहे थे वहां पर हम लोग पता समझ में आया था कि हाँ क्या है। ये हुआ यहाँ पर एक, यहाँ पर इसको ध्यान में रखे रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है क्योंकि यहीं पर एक नेशनल पार्क है जो नेपाल के अंतर्गत आता है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि नेपाल के अंतर्गत कौन सा नेशनल पार्क है और बिहार के अंदर कौन सा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। साथ में बिहार का अपना भी नेशनल पार्क है, उसमें आपको पता है कि बीटीआर जो यहीं पर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी वहीं बिहार के वहीं पर इलाका में है। बिहार का पहला तराई जो नेशनल पार्क है जो तराई वाला जन्म में है, देख रहे हैं ना कि सबसे तराई वाला इलाका में ये बिहार का नेशनल पार्क है। बात आ रहा था कि हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ग्रीन वेजिटेशन बिहार के अंतर्गत दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा तो आपको समझ में आया कि भाई एरिया वाइज देखे तो कैमूर में दिख रहा है। दूसरा नंबर पर अगर देखा जाए तो इधर आपका रोहतास वाला इलाका, सॉरी बेतिया वाला इलाका है। तो कुछ इलाका में आप देख रहे हैं कि जो ये अपना इलाका है छोटा नागपुर प्लेटू से जो टच में कर रहा है साउथ बिहार का रीजन, उसमें आपको दिख रहा है। तो हम लोग एक एक करके एरिया वाइज देख लेंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर मिलता है और क्या है फॉरेस्ट का रिपोर्ट अपना। तो आइए हम लोग एक एक करके बात समझते हैं कि बिहार में जो सबसे ज्यादा की फॉरेस्ट कवर कहाँ है, ठीक ना। तो बिहार में सबसे ज्यादा अगर कहीं फॉरेस्ट कवर देखा जाता है, ठीक, तो वो सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखें एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा आपको कैमूर में, कहाँ पर मिलेगा, कैमूर में। दूसरा नंबर पर अगर बात करें तो है वेस्ट चंपारण। कौन सा इलाका, वेस्ट चंपारण। और थर्ड वन पर जो अगर बात किया जाए तो वो है जमुई वाला इलाका। कौन, सॉरी, जमुई का इलाका। तो आप देख रहे हैं कि जो लार्जेस्ट अगर कहीं एरिया वाइज, ठीक ना, एरिया वाइज कहीं अगर फॉरेस्ट है बिहार के अंतर्गत सबसे ज्यादा, ठीक ना, तो कहाँ है भाई, कैमूर, वेस्ट चंपारण और जमुई वाला इलाका में। आप याद रखिएगा, अगर कुछ डेटा याद करके रखना चाहते हैं तो आप 10-25 करके याद रखिए, किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास में है। वेस्ट चंपारण के अंतर्गत देखिएगा तो 90823 किलोमीटर के आसपास एरिया में फॉरेस्ट है वहां पर। और तीसरा नंबर पर अगर बात करें तो 670 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास जो एरिया है वो है जमुई के अंतर्गत जो फॉरेस्ट दिखता है। हम लोग डायग्राम के थ्रू देखे थे, यहाँ पर देख रहे थे ना कि ये जो कैमूर वाला इलाका है बड़ा है ना कंपेरेटिवली टू वेस्ट चंपारण। उसके बाद अगर जमुई का इलाका देखें तो जमुई का जो इलाका ये दिख रहा है, देख रहे हैं ना, ये जो इलाका है जमुई का, तो उसके बाद ये आ जाता है। तो इसका कितना था, 670 के आसपास। और इसका 10-25 हम लोग बात किया था। और इसका हम लोगों ने बात किया था कितना, 908 के आसपास ये था। तो ये करके आप थोड़ा सा डेटा रखे रहिए, थोड़ा और एनालिसिस करने में हेल्प करता है। अब बात आ रहा है कि लीस्ट एरिया में कहाँ है। तो लीस्ट एरिया की अगर बात करें कि सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम अगर देखा जाए तो शेखपुरा में है। कहाँ पर, शेखपुरा में। हम लोग डेटा वाइज समझेंगे शेखपुरा कहाँ है। उसके बाद दूसरा नंबर पर है तो अरवल है। तो तीसरा नंबर पर अगर हम लोग देखें तो एक है बक्सर। जो बक्सर का इलाका भी है ना, वहां पर भी आपको क्या दिख जाएगा, वहां पर आपको लिस्ट एरिया वाइज फॉरेस्ट दिखेगा। तो सबसे कम कहाँ है, एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के कटिंग बार बार कह रहे हैं क्योंकि कहीं परसेंटेज वाइज ना समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो एरिया वाइज सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा में। शेखपुरा लोकेशन कहाँ है भाई, शेखपुरा का लोकेशन अगर हम लोग देखें तो आइए, शेखपुरा का लोकेशन कहाँ, तो शेखपुरा वाला अगर इलाका देखा जाए बिहार के अंतर्गत यहाँ मिलेगा, ये वाला इलाका, ठीक है, शेखपुरा।
उसके बाद जो इलाका की हम लोग बात कर रहे थे, जस्ट एक होता है अरवल, जो कि इससे बना हुआ है जहानाबाद से काट कर। तो ये इलाका है, लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट यही बना है, अरवल वाला इलाका है, ठीक ना। तो थर्ड वन अगर बात करें तो बक्सर है, इसी के जस्ट ऊपर में ये है बक्सर। तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पर है, शेखपुरा, दूसरा का नंबर अरवल, तीसरा का नंबर बक्सर। एरिया वाइज सबसे पहले क्लियरिटी ये होना चाहिए, हम एरिया वाइज बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज नहीं, ना तो गड़बड़ हो जाएगी, याद नहीं रहेगा। अब आ रहा है कि सब तीस दूसरा नंबर पर अगर बात करें कि परसेंटेज वाइज, अब चलते हैं कि परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। क्लियरिटी होना चाहिए परसेंटेज कहने का मतलब, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग एरिया होता है और उस एरिया के अंतर्गत कितना एरिया में फॉरेस्ट है उसकी बात किया जा रहा है। तो ये परसेंटेज वाइज उसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक ना। जैसे रिलेटिव ये यहाँ पर बात चलता है, तो सबसे लार्जेस्ट, ठीक ना, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कहाँ है, किसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं फॉरेस्ट है तो एक है कैमूर, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कैमूर। उसके बाद दूसरा का नंबर पर कौन आ जाएगा, जमुई आ जाएगा। जितना जमुई है ना, तो जमुई का कितना इलाका में, और उसके बाद आ जाता है मुंगेर। अब देख रहे हैं तो उस समय क्या था, पहला नंबर पर कैमूर था, दूसरा नंबर वेस्ट चंपारण, तीसरा नंबर पर जमुई था, लेकिन यहाँ पर थर्ड नंबर पर मुंगेर आ रहा है। यानी कि मुंगेर का जितना एरिया होगा उसके एरिया में, उसके एरिया में जितना भी कुछ एरिया होगा उस एरिया का जो कि लगभग अगर हम लोग बात करें तो 21%, ठीक ना, 21% के 21.5% के आसपास में वहां पर फॉरेस्ट है। जमुई की अगर बात कर ले, जमुई के अंदर देखा जाए तो 21.65% के आसपास क्या है, फॉरेस्ट है। वहीं कैमूर के अंतर्गत बात किया जाए तो 30% के आसपास। कहने का मतलब एक चीज देख रहे हैं कि बिहार का कोई भी डिस्ट्रिक्ट है जो इन्वायरमेंटली वायबल नहीं है, वहां पर रहने लायक नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ ट्री है ये नहीं है, फॉरेस्ट है ये नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है। मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी जिला हो, वहां पर 1/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए एरिया फॉरेस्ट का, जिससे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थोड़ा ठीक ठाक रहे इन्वायरमेंटली। तो अब हम तो बिहार में रह रहे हैं, तो बिहार की स्थिति बहुत डाउन है। अब अगर बात करें कि सबसे लीस्ट कौन है, लीस्ट एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे लीस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है जहां पर फॉरेस्ट है, तो सबसे कम में आपको दिख रहा होगा शेखपुरा। कौन है, शेखपुरा, ठीक ना। हम लोगों ने एरिया वाइज भी देखा था, अच्छा हाँ एरिया वाइज भी देखा था, और परसेंटेज वाइज में भी शेखपुरा आता है। दूसरा नंबर पर कौन आएगा, बक्सर आएगा, दूसरा नंबर पर ये बक्सर आएगा। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो वो सिवान आता है। तो नीचे से टॉप करने वाले में कौन जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है शेखपुरा, लगभग 12%, 1.2% के आसपास है। बक्सर की अगर बात करें तो 0.35% के आसपास एरिया में का है, केवल फॉरेस्ट कवर है। और बात रहा सिवान की, तो सिवान में 0.42 के आसपास क्या है, ट्री कवर है। तो आप यहाँ से एक एनालाइज कर लिए होंगे कि कहाँ पर किस तरीके से ट्री और फॉरेस्ट कवर का अपना वो है, डेंसिटी है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा बहुत कि कुछ इम्पोर्टेंट बात, ठीक है ना। एक होता है, हम लोगों ने बात किया था दो तीन बातें, कि एक तो फॉरेस्ट हम लोगों को देखना होता है, दूसरा होता है ट्री, ठीक है, एक होता है वो मैंग्रोव, मैंग्रोव बोलिए, स्वैम्पी बोलिए, मार्शीलैंड बोलिए। उसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं स्क्रब, स्क्रब वही झाड़ी इलाका। तो ये तो अपने मैंग्रोव वाला इलाका हो गया, कि कुछ जहाँ झील वगैरह हो गया ना, उस इलाका में आपको दिख जाएगा, जहाँ पर जैसे उदयपुर हो गया, जैसे गोकुल जलाशय हो गया, और ये कटिहार वाला हो गया। तो बहुत सारे झील है बिहार में, आप गिनत रह जाइएगा। तो अगर हम लोग बात करें, चार चीजें होता है, तो चार चीजें में ट्री का तो कुछ बारे में समझा, तो थोड़ी सी स्पेशल अगर बात करें, ठीक है, थोड़ा समझने की बात करें, तो वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, VTR, VTR कहाँ है, VTR आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया WC के अंतर्गत है, वेस्ट चंपारण के अंतर्गत। जो VTR का एरिया की अगर बात करें तो 796 किलोमीटर के आसपास में है। आप एक चीज देख रहे हैं, 796 किलोमीटर के आसपास जो एरिया है वो VTR का है, और टोटल WC में कितना एरिया है जो कि
वो फॉरेस्ट है, तो वो आपको पता होगा 900 हम लोग 8 किए थे। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो देख समझ सकते हो कि ये कितने के आसपास जा रहा है। आई थिंक क्लोजिंग टू 85% के आसपास ये डेटा जाएगा। कितना? 85% के आसपास ये जो एरिया है, क्या है, अकेले घेर के रखा है। कौन घेर के रखा है? वो VTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या कह सकते हैं कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, कितना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क का 796 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अकेले वो रहा है। ठीक ना, नेशनल पार्क है। अगर हम लोग बात करें कि थोड़ा सा कुछ हम लोग जो क्लासिफिकेशन किया था, याद होना चाहिए। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 3 क्लासिफिकेशन देखा था अकॉर्डिंग टू कैनोपी के हिसाब से। तो कैनोपी के अनुसार से हम लोगों ने देखा था कि वेरी डेंस, ठीक ना, मिडिल डेंस और ओपन फॉरेस्ट, यही था ना। तो सबसे ज्यादा हम लोगों ने मैप में भी देखा था कि मैप में सबसे ज्यादा वेरी डेंस कहाँ फॉरेस्ट दिखा था, तो सबसे ज्यादा हम लोगों को WC में दिखा था, चंपारण में देखा था। तो चंपारण कहने का मतलब बेतिया की बात कर रहे हैं, ठीक ना। चंपारण का मतलब मोतिहारी नहीं, ईस्ट चंपारण है मोतिहारी। अच्छा, अब आ गया मिडिल फॉरेस्ट वाला। तो आप मिडिल फॉरेस्ट का जो एरिया देखिएगा बिहार में, और जो इलाका जो मिलेगा आपको, जो जमुई का हो गया, मुंगेर का हो गया, मतलब जो धारवाड़ वाला रीजन हो गया, साथ ही साथ जो विंध्या का रीजन है उसमें भी, विंध्या वाला में भी है बट डेंस फॉरेस्ट। बट यहाँ पर कैनोपी के हिसाब से बात करें तो ये जो 3284 किलोमीटर के आसपास एरिया है। कितना? 3284 के आसपास है। और जो ओपन फॉरेस्ट है बिहार में, तो वो लगभग 3861 किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास है। तो एक बात, एक डेटा याद रखिए कि बिहार में सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है, उसके बाद मिडिल और डेंस फॉरेस्ट है, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट है। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, क्योंकि आ जाएगा एग्जाम में। नो वन इज नॉन अबाउट कि क्या होगा क्वेश्चन, बट आपको पहले से क्वेश्चन के टाइप का बनाकर रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ये तो हो गया। अब बात हम लोग कर रहे थे कि पूरे बिहार का जो एरिया है कितना है, हम लोग बिहार का कितना एरिया में फॉरेस्ट है। तो बिहार का ऐसे टोटल एरिया कितना है, बिहार का एरिया तो 94,163 किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास है, ठीक ना। इतना किलोमीटर। अब इसका 10% अगर बात करें तो इसका 10% कितना आ जाएगा, अगर इसकी 10% देखा जाए इस टोटल का, तो आई थिंक होना चाहिए 94, ठीक ना, 16 किलोमीटर के आसपास ये एरिया होना चाहिए। लेकिन जो फॉरेस्ट वाला अगर देखें, ठीक ना, तो बिहार में जो फॉरेस्ट है कितना है भाई, वो है आपको 7,532 किलोमीटर के आसपास एरिया है। इतने में का है फॉरेस्ट है बिहार का, इतना परसेंट में। अगर बात करें एरिया वाइज, आप देख रहे हैं कि कितना का कैप है। आई थिंक हमको लग रहा है कि ये जो इलाका है आई थिंक 2% के आसपास, क्लोजिंग टू 2%। मतलब ये जो टोटल बिहार का 8% के आसपास है। 8% के आसपास जो एरिया है बिहार का, वो फॉरेस्ट है। मतलब हम क्या है, बिहार वाले जो है इन्वायरमेंटली नॉन वायबल है। क्या करने के लिए भाई, बाहर रहने के लिए। क्योंकि वहां पर उस तरीके का, अब मान लीजिए कि जितना भी इमिशन होगा CO2, या जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जिस तरीके से वहां पर स्थिति क्रिएट हुआ है, उसको सॉक करने के लिए CO2 चाहिए। CO2 को सॉक करने के लिए क्या होना चाहिए, ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन क्या स्थिति है भाई, वहां पर 8% है। मतलब बहुत हम लोग पीछे हैं इस डेटा के हिसाब से। तो ये आप थोड़ा याद करके रखिएगा। अगर हम लोग बात कर रहे थे कि डेंस वाला, तो समझ गए कि सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण, उसके बाद वेरी डेंस अगर देख रहे थे, मिडिल डेंस वाला तो वो भी समझ गए थे कि जो साउथ वाला इलाका होगा वहां पर। थोड़ा सा वो डेटा देखिए लेते हैं, कि देखने का मतलब है जो कि जो वेस्ट चंपारण वाला डेटा है, कि सबसे ज्यादा जो डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर। उसके बाद मिडिल डेंस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न चंपारण वाला इलाका मिलेगा। ओपन फॉरेस्ट का जो इलाका हम लोगों ने बात किया कि जो धारवाड़ वाला इलाका है, तो आपको याद होना चाहिए। और धारवाड़, विंध्या वगैरह को बात, तो ये कैमूर वाला भी आप याद रखिएगा। तो कैमूर में, वेस्ट चंपारण में, और जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर, वेरी डेंस, सॉरी, वेरी डेंस, और ये भी चंपारण के अंतर्गत। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि मिडिल टाइप का भी जो डेंसिटी का फॉरेस्ट होता है वो वेस्ट चंपारण में भी है, वेरी डेंस वाला भी। यानी कि एक बात समझ में आ गया है क्लियरिटी के साथ, कि जो आपका ये वाला इलाका है,
अच्छा, वेरी डेंस क्यों होगा? इधर तो आपको पता है कि हिमालय शिवालिक का इधर पूरे तरीके से क्या होता है भाई, बरसात होता है, फॉरेस्ट एकदम अच्छा खासा रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल जब होगा तो अच्छा वेजिटेशन होगा, सॉइल भी अच्छे क्वालिटी का होगा, तो डेवलपमेंट उधर ज्यादा होगा। लेकिन जब हम ये वाला इलाका की बात करें, इधर आपको विंध्या पड़ जाता है, इधर छोड़ धारवाड़ वाला पार्ट आ जाता है। तो जब धारवाड़ आ जाता है तो आपको पता है कि किधर का पानी का कितना क्वालिटी है, साथ ही साथ रेन शेडो वाला इलाका है, तो आपको तो जो ओपन फॉरेस्ट ही सबसे ज्यादा इधर मिलेगा। और इधर की ओर यानी कि चंपारण वाला इलाका में डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट टाइप का फॉरेस्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बिहार के अंतर्गत जो फॉरेस्ट का डेटा था, खासकर जो स्पेशली जानना चाहिए था, वो वाली पॉइंट को हम लोगों ने समझा। अब आता है कि जो बिहार में जो फॉरेस्ट है, या खासकर या फिर इंडिया लेवल पर ही हो, ठीक है ना, उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है जो फॉरेस्ट एरिया है, कि वो, तो उस चीज को देखना है कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या फेसेस है, चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है। अब अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें,